अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। कराची की बात के साथ आज हमें लाइव आपके साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी जा रहे हैं, कम्युनिटीज़ में जा रहे हैं, कराची की बात कर रहे हैं। कराची के अमन की अगर बात की जाए और हम देखते हैं पिछले कई सालों से एक जनरेशन जो है, मैं अपनी बात करूं तो एक खौफ और अमन की तलाश में हम बड़े हो गए हैं और हमने देखा कि हर दौर में नौजवानों का इस्तेमाल किया गया। स्ट्रीट क्राइम पे में हम आज भी देखते हैं कि नौजवान जो हैं वो मोबाइल छीनते हुए या मुख्तलिफ वारदातों में नजर आते हैं। एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने या टेरर विंग ने जो है नौजवानों का इस्तेमाल किया और उनकी फ्रस्ट्रेशन के साथ खेला। क्या उनके पास रोजगार नहीं था? क्या नौजवानों के पास जो है ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी कि वो इस तरह की अगर उनको कोई टारगेट कर रहा था तो उसका शिकार ना होते, बल्कि मेहनत करते और जो है रोजगार हासिल करते? आज हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज पर। क्या कराची में क्या अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज हैं? वो शहर जो कि पूरे पाकिस्तान को रोजगार देता है, वो शहर जिसमें बुरे से बुरे हालात के अंदर भी 6 लाख लोग जो हैं वो कराची में हर साल रोजगार की तलाश में ही आते रहे, उसके बावजूद क्या यहाँ के नौजवानों के पास रोजगार नहीं है कि वो जो है क्राइम की तरफ जा रहे हैं? ये बात आज हम अपने गेस्ट से करेंगे और उसके साथ साथ मुख्तलिफ प्लेसेस की कराची के आज हम लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि नौजवान भी इस मौजू पर क्या कह रहे हैं। तारुफ कराएंगे गेस्ट पैनल मेरे साथ जो है। सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब। सर, आपको वेलकम कहते हैं, बिजनेस लीडर हैं, इसके साथ साथ आप जो हैं वो FPCCI के एक अहम रहनुमा हैं और एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर भी आप रहे हैं। इस मौजू पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। और आपके साथ मौजूद हैं जनाब शमीम फिरपो साहब, आप प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, आपको वेलकम कहते हैं फिरपो साहब। सबसे पहले सर चलते हैं कुछ वल्नरेबल एरियाज कि जहां पे शायद रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां पे लोग क्या कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, ये देखते हैं। लेकिन अब पूरी पट्टी मार्केट सुबह से बैठी हुई है फारिग, बेरोजगारी तो ही है और क्या है। इतना महंगा किराया, कारोबार है नहीं, कहाँ से लाएगी आवाम? चोरी डाका तो कर नहीं सकती। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि कैसे खात्मा होगा। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट्स तो बनते जा रहे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स डेली यहाँ से पास आउट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से और जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से कोई ऐसा मेन मैकेनिज्म नहीं है कि जहाँ से हमारे लोग ग्रेजुएट्स हो रहे हैं उनको आगे फैसिलिटेट किया जाए। फैक्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज हैं, एनर्जी क्राइसिस हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं, लोग हैं, वो पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनके लिए कोई ऐसा सेटअप नहीं है, प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है कि आगे उनको जाके जॉब्स मिले, वो इंडस्ट्री में उनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन की जाए। हमारी हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही है, कोई किसी तरह के बहाने बना रहा है, कोई किसी तरह से बहाने बनाकर अपना टाइम पास कर रहा है। हम बेरोजगारी फिरते रहेंगे हमेशा। नुकसान ये हैं कि तमाम बुराइयां पैदा होंगी। इंसान जो काम नहीं कर सकता वो करने जाएगा, ज़ाहिर रोजगार नहीं है, चोरी करेगा, डकैती करेगा, कत्ल करेगा, ये काम करेगा। करप्शन सबसे ज़्यादा हो रही है और हर कोई अपने हिसाब से करप्शन कर रहा है, ठीक है ना। इस वजह से जो है बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है। बेरोजगारी बहुत हो गई है भाई, खाना पीना सब ऐसा हो गया है कि हर चीज़ जो है आदमी खरीदने से मजबूर हो गया, परेशान हो गया है। क्या करे, तनख्वाहों में पूरा नहीं होता, महंगा इतनी है, दाल है, दाल भी नहीं खा सकता है, सब्जी है, सब्जी भी नहीं खा सकता, गोश्त है 600-700 रुपया किलो है, क्या करेगा कोई? महंगाई के ऊपर कोई काबू करो ना, महंगाई के ऊपर कोई काबू नहीं हो रहा। अगर आप जो दे रहे हैं 10,000 या 12,000 कम से कम सैलरी, उसमें ये बताइए बंदा किराया देगा, बिल पे करेगा, अपने घर का खाना चलाएगा, बच्चों की फीस पे करेगा। जरा आप सॉलिडली से बता दीजिए, ये सिर्फ कैलकुलेट करके बता दीजिए कि एक बंदा 10-12 हज़ार रुपए के अंदर अपनी फैमिली को कैसे रन करेगा। इतना छोटा सवाल है नवाज शरीफ साहब से। जी, कराची के अवाम की आवाज़ आपने सुनी और मिर्जा इख्तियार बेग साहब, ये बहुत ही यानी वो एरियाज थे कि जहाँ पे ख़ास फोकस करने की ज़रूरत है। यानी क्या आप समझते हैं वाकई रोज़गार का इतना बड़ा इशू है जिस तरह से अवाम चिल्ला रहे हैं? मैं समझता हूँ इससे भी ज़्यादा है। कराची देखें बड़ा गरीब नवाज शहर है और खुले बाजुओं से हम पूरे पाकिस्तान के लोगों को जॉब्स के लिए यहाँ पे वेलकम कहते हैं। सब लोग यहाँ आए, यहाँ पे मुलाजमतें की, शादियाँ हुई, बच्चे हुए, लेकिन ये शहर में जिस रफ्तार से लोग आ रहे हैं, इन्फ्लेक्स है, उस रफ्तार से जॉब क्रिएशन नहीं हो रही। और कराची की जो
अमन अमान की सूरत हाल खराब हुई, उसका डायरेक्ट लिंक जो था वो बेरोजगारी से था। कुछ सियासी जमातों ने जब ये देखा है कि वो नौजवान जो सुबह निकलता है, धक्के खा के शाम में आता है और फिर माँ को मुंह लटके हुए कहता है कि जी जॉब नहीं मिली, और कल फिर सुबह माँ की दुआएं लेके जाता है और फिर शाम में वापस आता है, और घर में उसको माँ को दवाई भी चाहिए, उसकी बहन की शादी भी करनी है, वहाँ 3 वक्त का खाना भी नहीं हो पा रहा है और लोग उसकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। फिर वो आदमी जिसको आप एम्प्टी स्टमक कहते हैं, खाली पेट, वो अगर गलत लोगों के साथ गलत सोबत में पड़ जाता है तो वो फिर हर चीज कर सकता है। वो हथियार भी उठा लेता है, वो फोन भी छीनेगा, वो टारगेट किलिंग भी कर सकता है, वो धमकी आमेज फोन भी करेगा कुछ पैसे मिलने के लिए ताकि घर पे जाए तो वो उन जरूरतों को जो उसकी तरफ देख रही हैं वो किसी हद तक पूरा कर सके। कराची में कुछ सियासी, देखिए इस शहर के साथ बहुत जुल्म हुआ। कराची को अगर उसकी पूरे मसल्स दिए जाते ग्रो करने के, आज शहर एशिया में सबसे ज्यादा माशी तौर पे तरक्की याफ्ता मजबूत शहर कराची होता। लेकिन कराची को सियासी जमातों ने भी गलत यूज किया। उन्होंने जो अस्करी विंग से अपने उनसे खौफ फराज फैलाया अपने मकासद हासिल करने के लिए। उससे भी कराची में सरमायाकारी रुकी, नई मुलाजमतों के मौके खत्म हो गए, लोग बाहर जाने लगे और कराची में बेरोजगारी तेजी से फैली। तो मैं ये समझता हूँ कि अब कराची के लिए अमन अमान क्योंकि बेहतर हुआ है। ये आगे की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, शमीफर साहब आपकी तरफ में आता हूँ। सियासी जमातों की तरफ भी ले गए ये बात को और हुकूमत की तरफ भी चले गए, लेकिन आप क्योंकि आप दोनों शख्सियाती इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मसद आपके अलावा और कौन है जो रिप्रेजेंट करेगा, आप लोग टॉप लोग हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो बिजनेस कम्युनिटी थी, जो इंडस्ट्री यहाँ पे दलनी चाहिए थी, खास तौर पे पिछले 25-30 सालों के अंदर, वो इंडस्ट्री उस तरह से नहीं दली। मिसाल के तौर पे 2.5 करोड़ की आबादी है, हर शख्स के हाथ में सेल फोन मौजूद है, एक आदमी 2 मोबाइल जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ इंजीनियर्स जो है बेरोजगार फिर रहे हैं, एक मोबाइल फैक्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विवान बात यह है कि आपने देखा होगा कि जो कुछ आपने क्लिप दिखाए हैं सारे जवाब तो उसके अंदर हैं। ठीक, दरअसल इंसान अपनी जिंदगी तो जूतों करके गुजार लेता है, लेकिन वो ये चाहता है कि अपने बच्चों की जिंदगी खास तौर से उसमें जितनी संवार पैदा कर सके वो संवारे उसकी। ठीक है। अच्छा, जब उसके बाद फिर उसको वही बात बुनियादी चीज है जॉब्स की। जॉब हुकूमत नहीं दे सकती। अगर कराची की आबादी 2.5 करोड़ की आबादी है तो 2.5 करोड़ आबादी को यानी हुकूमत जो है वो जी सर, मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम यहाँ पे हमें ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है और बात यह है कि कराची जो कि एक माशी हब है और जब पाकिस्तान बना ये कैपिटल, तो उस वक्त ये सूरत हाल थी कि बहुत से मुल्कों को जो आज तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाते हैं उन्हें हम कर्जा देते थे। चाइना जो है वो आता था और हबीब प्लाजा की बिल्डिंग देख के जाता था। PIA जो है वो दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन थी। एक वक्त था कि कराची तरक्की नहीं कर रहा था, पूरा पाकिस्तान ही तरक्की कर रहा था और कराची का जो डाउनफॉल आया उससे पाकिस्तान ही को नुकसान पहुंचा सबसे ज्यादा, पूरे पाकिस्तान को ओवरऑल जो है। तो ये क्या वजूहत थी और इससे खासतौर पे नौजवान जो है वो जो टारगेट बना है और उसे अब कैसे सेव किया जा सकता है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। कराची के बाद में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। कराची की बात के साथ एक बार फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हुमा बकाई ने। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं, आप मारूफ एंकर हैं, उस्ताद हैं, इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट हैं और आज बात हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से। और शमीम फिरपोज आप ज़बरदस्त इज़हार ख्याल कर रहे थे ब्रेक से पहले कि जो असल जिम्मेदारी जो है वो आपकी है सर। मतलब आपने जो है आपकी इंडस्ट्री है और आपने जो है वो जॉब जो फराहम करनी थी उसमें एक फेलियर जहाँ सबका है वहाँ इंडस्ट्री का भी रहा है। देखिए, बुनियाद सबसे पहले सही होनी चाहिए। हाँ। अगर बिलफर्ज मुहाल आपकी पॉलिसीज सही नहीं होंगी, आप अपने स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं बिठाएंगे, उनकी मुश्किलात का इजाला नहीं करेंगे, तो कैसे इंडस्ट्री जो है तरक्की करेगी। और इंडस्ट्री जब तरक्की नहीं करेगी तो जॉब कैसे क्रिएट करेगी। जॉब क्रिएट नहीं करेगी तो बेकारी बढ़ेगी और बेकारी बढ़ेगी तो जो इंडस्ट्री लगनी चाहिए थी मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं, नहीं लग सकी। तो क्या आप डर गए, आप भत्ते से डर गए, आपको क्या इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, क्या वजह थी, किस वजह से जो वो इंडस्ट्री नहीं लगी, इंडस्ट्री होनी चाहिए? वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि भत्ते से नहीं डरे, अल्हम्दुलिल्लाह उन हालात के अंदर भी काम करते रहे, क्योंकि हमारा सारा स्टेक यहीं था, तो यहाँ यहीं जिए और यहीं मरेंगे इंशाल्लाह, ये तो हमारा अज़्म है। ठीक है।
हम उस वक्त भी काम करते रहे, जिन हालात में भी करते रहे, लेकिन काम करते रहे। लेकिन अब जब सुकून का थोड़ा सा सांस लिया था कि भाई बेहतर हालात कुछ बेहतर हुए, तो अब पॉलिसीज इस किस्म की गुज़िश्ता 4 साल से जब से ये हुकूमत आई, इन्होंने एक तरफ अमन अमान के सिलसिले के ऊपर तो तवज्जो दी, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने जो पॉलिसीज अपनी ठीक है सर, मैं नौजवानों की तरफ जाना चाहूंगा। कल हमने बात की एक इवेंट में यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स से, उनके पास हम ये मौजू लेके गए, तो उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। जो नौजवान हमारे साथ हैं आज, जिनसे हम जानेंगे कि ये क्या समझते हैं कि कराची में खास तौर पे क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या बिजनेस करने के कितने एनवायरनमेंट मौजूद हैं, और अगर नौजवान को कुछ नहीं मिल रहा है करने के लिए तो इसका मतलब है कि क्या वो किसी नेगेटिव साइड पे चला जाए। सर पहले तो मैं ये कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान में जो है एडुकेट्स नहीं है जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और ऊपर से हमारे यहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। तो यूथ जो क्वालिटी एजुकेशन हासिल करता है और उसके बाद भी अगर उसको जॉब ना मिले तो यकीनन वो क्राइम की तरफ ही जाएगा। जी आप क्या समझते हैं? जी हाँ सर, क्योंकि पॉवर्टी जो होती है सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रखती है हमारी लाइफ में। अगर कोई गरीब है तो जाहिर बात है वो क्राइम ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल चाइना है, वहाँ पे लोगों के पास एजुकेशन है और अपॉर्चुनिटी जॉब की, तो वो आगे जो है ना काफी एडवांस कर रहे हैं। हमसे बाद में वो आए हैं, इंडिपेंडेंट हुए हैं, फिर भी हमसे ज्यादा एडवांस हो गए। तो हमारी जो यूथ पावर है तकरीबन 75 है, तो हमें जो है ना अपनी यूथ को आगे लाना चाहिए, उनको यूज करना चाहिए मैन पावर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सब लोग एक ही जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, सब एमबीए करना चाह रहे हैं, या सब जो है वो एक जैसी एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं? तो जो एक वैरायटी आनी चाहिए या डिफरेंट फील्ड्स जो रिक्वायरमेंट्स मौजूद है उसके हिसाब से भी पढ़ रहे हैं। देख रहे हैं आप कि जनाब पाकिस्तान में फ्यूचर सीपैक अभी है, तो उस हिसाब से आप एडमिशंस लें, उस तरह पढ़ें। सर बिल्कुल जो है मैं आपकी बात से एग्री करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और कराची में खास तौर पर बहुत मौजूद है। हमें जो यूथ को रिक्वायर्ड है कि हमें क्वालिटी एजुकेशन और अपने आप को उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट करना है। अगर हम उसके अंदर कामयाब हो गए, हमने एजुकेशन को अपना फोकस कर लिया, तो जॉब जो है वो हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। हम अपने आप को जो है वो मैं आपकी बात से एग्री करूँगा। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। जैसे कि आपने कहा कि एजुकेशन एक ही फील्ड को हमारे यहाँ ट्रेंड बन चुका है। अगर कोई बीकॉम कर रहा है तो सारे बीकॉम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही है, एमबीए बीकॉम वगैरह बिजनेस रिलेटेड किया। यहाँ पे कोई ये नहीं सोच रहा कि क्रिमिनोलॉजी करके कि क्राइम क्यों हो रहा है, तो इसका वजूहात क्या है, पैटर्न्स क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से जनरेट हो रहा है, डेविएंट बिहेवियर यहाँ क्यों हो रहा है, क्या वजूहात हैं। तो इसको स्टडी करना चाहिए और इसको प्रमोट करना चाहिए। आई थिंक अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग क्रिमिनल बन रहे हैं या गलत चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, तो इट्स नॉट जस्टिफाइड कि अगर आपको जॉब नहीं मिली तो आप किसका कत्ल कर सकते हो, अगर आपको किसी को जॉब नहीं मिली तो आप किसी का चोरी करके किसी का फोन, इट्स नॉट जस्टिफाइड कि आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि अगर मुझे जॉब नहीं मिली मेरा फोन छीनना मेरा बिल्कुल जायज हो गया है। ये आपकी लैक ऑफ अवेयरनेस है। आपको एक बंदा इतना ज्यादा इस सोसाइटी की वजह से वो इतना स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं फिर उन्हीं लोगों को, उन्हीं बच्चों को टारगेट करती है। उन्हें पता है कि इनका जो मेंटल लेवल है वो बहुत इस वक्त जो है वो स्ट्रेस्ड आउट है। वो घर जा रहे हैं तो उनकी माँ भी पैसे मांग रही है, उनकी बीवी भी पैसे मांग रही है, तो वो इस स्ट्रेस की वजह से, वो क्राइम्स की वजह से। जी नौजवानों के जज्बात ख्यालात आपने जाने। डॉक्टर साहब आपका तो बहुत ज़्यादा ताल्लुक ऑलरेडी रहता है यंगस्टर्स से, ये जो बात हो रही है फोकस होके अनएम्प्लॉयमेंट की, ये जज्बात आपको कैसे लगे? देखिए पाकिस्तान में 3 मसले हैं, सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट भी है, पाकिस्तान में अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है, यानी आपकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है और आप कम चीज़ के लिए काम करने को तैयार है क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं है। और उससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ पाकिस्तान में माशरे में ये है कि रॉन्गली एम्प्लॉयड या नॉट राइटफुली एम्प्लॉयड, यानी डिग्री मेरी ज्योग्राफी की है और काम मैं बैंक में कर रहा हूँ, डिग्री मेरी हिस्ट्री की है और काम मैंने एमबीए किया और यहाँ पे मैं एंकर बना बैठा हूँ। एंकर तो डाइवर्सिफाइड फील्ड है, बिकॉज एमबीए भी फिर एमबीए भी एक फिनिशिंग डिग्री है, एमबीए अल्टीमेट डिग्री नहीं है। देखिए जितनी भी आपने भी व्यूज सुनवाए और मेरे ख्याल है कि इख्तियार भी एक साथ बैठे हैं, फिफो साहब बैठे हैं, मसला जो है वो रियासत का है। और आपको शायद लगेगा कि मैं रियासत पे रही हूँ, लेकिन जिम्मेदारी रियासत की ही है। जॉब अपॉर्चुनिटी, इंडस्ट्री का लगना जुड़ा हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म से। और देखिए पाकिस्तान हिस्टोरिकली सऊदी अरब ने बेल आउट कर दिया, अमेरिका ने बेल आउट कर दिया, और अब मैं और आप हाथ जोड़ के बैठे हैं कि शायद चाइना बेल आउट कर देगा। लेकिन जो मुश्किल माशी फैसले हमें करने हैं ताकि इंडस्ट्री ग्रो हो, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, उससे एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली और फिर आखिरी बात, क्योंकि मैं तो तालीम से के शोबे से वाबस्ता हूँ, जब तक आप तालीम को प्रायोरिटी नहीं देंगे, लोगों का स्किल पैक वाकई सही नहीं बनाएंगे, जो डिग्री आप देते हैं वो डिग्री में वो कुछ सिखाते हैं जिसका वादा करते हैं,
तब तक सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। देखिए जहाज गिर रहे हैं क्योंकि जाली इंजीनियर्स हैं, इलाज सही नहीं हो रहा क्योंकि जाली डॉक्टर्स हैं, मेरिट ऑप्शन ही नहीं रही मेरे और आपके लिए। तालीम और फैसिलिटी कैसी है, वो जहाज गिर रहा है तो वो जहाज भी कैसा है, वो हॉस्पिटल में अगर इलाज नहीं हो रहा तो हॉस्पिटल भी कैसा है। तालीम जो है उसका हाल आपके सामने जो मौजूद है सरकारी सतह पे जो है। दूसरी अहम बात है कि देखिए हम हर वक्त कहते हैं हमारे पास यूथ बल्ज है, यूथ बल्ज है। मुझे खौफ खदशा ये है कि ये यूथ बल्ज जो है ना ये लॉस्ट जनरेशन ना हो जाए, जिसके पास कोई डायरेक्शन ना हो, कोई ऑप्शन ना हो और फिर वो सब कुछ करे जिससे हमें खौफ आता है। ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूँ डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब। मैं एक छोटा सा रेफरेंस देना चाहूँगा। अभी पिछले दिनों आपको हमने हबीब यूनिवर्सिटी जो है बुलाया और वहाँ पे हमने इसी मौजू पर जो है ग्रैंड प्रोग्राम किया था और वहाँ पे आपने मुख्तलिफ ख्यालात भी जाने थे इस प्रोग्राम में। तो आप क्या समझते हैं, अगर मैं उस प्रोग्राम का रेफरेंस में बात करना चाहूँ तो जो एक डायलॉग सेशन हमने किया तो आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ें सामने आई जिस पर आप अभी बात करना चाहेंगे? देखिए एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह जो सामने आई वो ये है कि हमारी एकेडमिया और इंडस्ट्री का लिंकेज नहीं है। एकेडमिया और इंडस्ट्री आइसोलेशन में काम कर रही है, यानी जो तालीमी इदारे जो खेप बना रहे हैं वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है और जो इंडस्ट्री में हमें चाहिए होता है वो लोग मिल नहीं रहे। तो इसको हम कहते हैं कि एकेडमिया और इंडस्ट्री के लिंकेज नहीं है। अब एक तरफ तो लोग बेचारे मारे फिर रहे हैं जॉब्स के लिए और दूसरी तरफ बाखुदा मैं आपको बतला रहा हूँ हमें सही आदमी नहीं मिलते, हम भी मारे मारे। तो इसके लिए पहली चीज तो ये है कि बाहर के मुल्कों में मेरा तजर्बा है जो इंटर्नशिप कराई जाती है, जो बोर्ड होते हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग, चैम्बर के लोग, हम जैसे लोग जो माशरत को जानते हैं थोड़ा बहुत, उसमें रखे जाते हैं, उसके हिसाब से कैरिकुलम बनाया जाता है, उसके हिसाब से उनकी ट्रेनिंग कोर्सेज रखा जाते हैं ताकि जब वो इंटर्नशिप कर रहे हो तो आखिरी दिनों में माल खान कह दे मुझे तो खुर्रम को लेना है। वो तो अब तरीकेकार ये है कि बैचलर्स के बाद आपको 2 साल तक जो है कहीं ना कहीं इंटर्नशिप या जॉब करनी है, फिर आपको मास्टर में एडमिशन होगा। अब तो ये तरीकेकार स्टार्ट यानी काफी अरसे से और अब अंडर डेवलप कंट्रीज में भी हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, वर्ल्ड में है वही है। अच्छा दूसरा बात ये कि जॉब के अलावा भी तो दूसरे डायमेंशन को देखना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी आना चाहिए लोगों लेके और उसमें हुकूमत को वो जी चले पहले ही बात खत्म। दूसरी चीज जो है कि वो इदारे यहाँ पे जो MBA बना के दे रहे हैं, जब वो बच्चे आते हैं तो एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। जब हम इंटरव्यू करते हैं तो हम पहले से हमें पता है कि हमने लम्स को या MBA को देना है, बस मी इनफ मी, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए पर हकीकत ये है। लिहाजा साहब आपको भी अगर लम्स और IBA के अलावा बाहर का ग्रेजुएट मिल जाएगा ना, आप इमीडिएटली उसे ग्रैब कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ लिहाजा अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं है। वालिदैन पेट पे पत्थर रख के 30 से 40 हज़ार रुपए मंथली फीस देके वो दुआएं करते हैं कि ग्रेजुएशन करो, कन्वोकेशन वाले दिन वो फूले नहीं समाते कि कल से मेरा बेटा जो है बेटी जॉब मिल जाएगी। इतनी महंगी तालीम, मैं कह रहा हूं स्कूल लेवल से इतनी महंगी तालीम। और सर एक और चीज हो रही है कि हमारे मुल्क में करप्शन भी इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि स्कूल लेवल पे मैंने एक काफी सर्वे किया और प्रोग्राम करवाए तो हर पेरेंट जो है वो अपनी बिसात से ज्यादा महंगे स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहा है। वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे वालिदैन स्कूलिंग के ऊपर, तालीम के ऊपर अपने रिसोर्सेज से आगे बढ़ के खर्च करते हैं। वो पेट पे पत्थर बांध लेंगे, घर में कंप्रोमाइज कर लेंगे, बस में ट्रैवल कर लेंगे, लेकिन सर हर जगह ऐसा नहीं है। ये शहरों की बात आप कह सकते हैं काफी। जो चीज आपने पूछी एंटरप्रेन्योरशिप की, देखिए जॉब्स हुकूमत इतनी नहीं दे सकती, पब्लिक सेक्टर के पास वसाइल ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के लिए माहौल साजगार होगा तो जॉब्स क्रिएशन होगी, जो पिछले दिनों में नहीं हुई लेकिन अब उम्मीद की जा रही। एंटरप्रेन्योरशिप भी हमारे यहाँ फरोग नहीं पा सकी है। एंटरप्रेन्योरशिप भी होती है कि बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं ग्रुप बना के, आपको पता है अमेरिका में जो बड़े बड़े ये माइक्रोसॉफ्ट, ये बड़े बड़े जो कंप्यूटर के बिस्किट निकले हैं उन्होंने गैराज से शुरू किया है, 5-5 लड़कों ने मिलके और वो मॉडल बनाया और सॉफ्टवेयर बनाया। और तो हमारे यहाँ वेंचर कैपिटल ना, हमारे यहाँ फाइनेंसिंग कोई है नहीं, तो एंटरप्रेन्योरशिप तकरीबन ना होने के बराबर है और वो एक बहुत बड़ा सेटबैक है। आप मुलाजमतों की जो माइंड सेट होता है जी मैंने तो काम करना है, डेस्क वर्कर बनना है, वो एक होता है, लेकिन उसमें एक खेप उन लोगों की होती है जो कहते हैं जी मैंने बिजनेस। ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊंगा और मुझे डॉक्टर मोहम्मद साहब आपकी तरफ भी आना है रिगार्डिंग काउंसलिंग इज कंसर्न जो है और उसमें कितना पेशेंस होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए। लेकिन उससे पहले शमी फिरपो साहब ये फरमाएं कि एक बड़ा प्रॉब्लम जो
नजर आता है वो ये है कि जब थाने से इंसाफ नहीं मिलेगा और तो फिर मैं अपनी किसी छोटी छतरी में जाऊंगा ना, मैं मेमन हूँ, मैं सोचूंगा यार मेमन बिरादरी की मुझे जॉब भी दिलवा देगी, स्कूल में भी बच्चे पढ़ लेंगे, या मैं जिस जबान को बोलता हूँ या मैं जिस फिक्र में हूँ, तो इसी वजह से फिर वो लोग कि जो टेरर फैलाना चाहते हैं या अपने आप को इस बुनियादों पर स्ट्रॉन्ग करने चले जाते हैं, तो ये रियासत और हुकूमत के फेलियर की वजह से वो स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं। तो इस पर जरा कुछ फरमाइए। देखिए, मैंने आपसे वही बात कही थी कि जॉब्स जो हैं वो हुकूमत का काम यानी नहीं है कि वो इस तरह से प्रोवाइड कर सके, ये एंटरप्रेन्योर या फिर इंडस्ट्री, यही दो चीजें जो हैं। लेकिन जब तक आप उनको बुनियादी सहूलियत या उनकी तकालीफ को दूर नहीं करेंगे तो एक्सपेंशन नहीं होगी, और एक्सपेंशन नहीं होगी तो जॉब क्रिएट्स नहीं होगी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने जो बात कही है इंसाफ और तालीम, ये दो चीजें हर उस कौम के लिए जरूरी हैं जो कौम तरक्की करना चाहती है या तरक्की पजीर है। सेहत भी ऐड कर लें इसमें। नहीं, मैं समझता हूँ सबसे बुनियादी चीजें दो ये हैं। अगर वो हेल्दी, जाहिर बात है कि उसके पर यानी अगर तालीम होगी तो वो सेहत का भी ख्याल रखेगा, जब तालीम ही नहीं होगी तो उसको सेहत का भी कोई ख्याल नहीं होगा। और दूसरी बात इंसाफ की है, इंसाफ अगर उसे नहीं मिलेगा तो यकीनन वो दूसरी तरफ जाएगा। और हमने ये देखा है कि ताकतवर को इंसाफ मिलता है सिर्फ, और वो भी इंसाफ उसकी पसंद का होता है, उसके मतलब का होता है, जबकि इंसाफ सबको एक जैसा होना चाहिए। हमारे यहाँ दो चीजों का फुकदान है, और जब तक ये दूर नहीं होंगी तो हमारी कौम तरक्की नहीं। ठीक है, टाइम एक ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद ये कि अगर फैसिलिटी मेरा आता है तो ब्रेक नहीं सर, आपकी बात तो कंप्लीट हो गई मेरे ख्याल से है। नहीं, बात कंप्लीट नहीं हुई। सही है, प्लीज हो गई। तो ये क्या अगर ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है, फेलियर्स हैं बहुत सारे, तो क्या हम अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को फिर हम गलत हाथों में जाने दें, और तो उन्हें कैसे रोक सकते हैं गलत हाथों में जाने से? इस पर हम बात करेंगे अपने लास्ट सेशन में। कराची की बात में हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक कराची की बात के साथ। आज हम स्टूडियो से लाइव आपके साथ हैं। डॉक्टर हुमा बकाई साहबा, ये जो काउंसलिंग का एक मरहला है कि बच्चों को, यानी हम देखते हैं तरक्यात ममालिक में स्कूल लेवल से ही उनके माइंडसेट देखकर एक डायरेक्शन तय होनी शुरू हो जाती है, फिर उसी हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं। अच्छा, फिर अभी भी हम तैयार नहीं है कि स्किल डेवलपमेंट के अंदर ये बहुत सारे एरियाज जहाँ रिक्वायरमेंट है, कुछ हमारे जो सोसाइटी के अंदर कुछ प्राइड का भी मसला है, कुछ बताने का भी मसला है कि भाई डॉक्टर ही बताएंगे, इंजीनियर ही बताएंगे तो शायद लोग समझेंगे जनाब बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये तो कैरियर काउंसलिंग, और उसके बाद काउंसलिंग के जॉब के लिए जो है कितना पेशेंस करना है, तो इस पर जरा कुछ फरमाएंगे, क्या सोचते हैं? एक तो इतना बटा हुआ माशरा है कि काउंसलिंग तो बड़े लोगों की बात है। अभी तो वालिदैन को काउंसिल करना है कि लड़की को स्कूल भेज दो, बच्चों को स्कूल भेज दो। 2.5 करोड़ बच्चा तो स्कूलों से बाहर है, तो अभी तो उस लेवल पे काउंसलिंग में वी हैव टू एजुकेट द सोसाइटी, माशरे को काउंसलिंग की जरूरत है कि तालीम की अहमियत क्या है और उसके ना होने के नुकसानात क्या हैं। मेरे ख्याल है पार्लियामान को भी इसके हवाले से काउंसलिंग की जरूरत है। जो पैसे मकदस करते हैं तालीम के लिए, उनको भी काउंसलिंग की जरूरत है। कोई किसी का आले कार ना बने, किसी के हाथों में ना चले जाए हमारा नौजवान, इस पर कैसे फोकस हो सकता है? ये तो जो समझिए हमारे लीडर्स हैं, जो कस्टोडियंस ऑफ पावर हैं, क्या वो कमिटेड है पाकिस्तान से? क्या आपको पता है, मतलब हम बहुत अच्छी बातें भूल जाते हैं ना। एक दफा कायदे आजम बाहर निकले थे तो स्टूडेंट्स खड़े हुए थे, तो उन्होंने एक्चुअली एतराज किया था कि ये वक्त तो स्कूल में होने का है, ये वक्त तो कॉलेज में होने का है, और ये यहाँ क्यों जमा है? हमारे सियासतदान तो बुला लेते हैं स्टूडेंट्स को लगवाने के लिए, तलबा तंजीमों में जिस तरह इस्तेमाल किया जाता रहा। अपनी जो ऑनरी डिग्री उनको मिली थी ना, वो भी उन्होंने वापस कर दी। उन्होंने कहा मैं ऑनरी डिग्री नहीं लूंगा। तो देखिए, मेरा कहने का मकसद मंशा ये है कि एक तो हमारा माशरा इतना बटा हुआ है कि एक तबका तो ऐसा है जो तालीम को खरीद रहा है, मुल्क के अंदर भी खरीद रहा है और मुल्क से बाहर भी खरीद रहा है, और उस तबके को तालीम बहैसियत उसकी जरूरत बहैसियत जेवर है, तालीमी मसल जेवर है, लेकिन उनको वाकई डेकोरेशन पीस के तौर पे तालीम चाहिए। बेटे ने बर्कले से डिग्री की है, बेटी को हार्वर्ड में एडमिशन मिल गया, आईवी में बच्चा चला गया, दे बाय देयर डिग्रीज पैसे के। उसके साथ तो कुछ मिसालें भी मौजूद हैं कि लोगों ने स्कॉलरशिप भी हासिल की है, ऐसे भी बच्चे गए हैं। मतलब मैं ऐसे बच्चों को भी जानती हूँ जिनके साथ MIT पे स्काइप पे इंटरव्यू हो रहा है, मिडिल कार्डर स्कूल के बच्चे हैं और उनका दाखिला हो रहा है, ये सब भी हो रहा है। लेकिन जो मेरा जहां से मैंने जाफर बात शुरू की तो मेरा बहुत दिल चाहता है मैं ये बात करूं, जब हम कहते हैं ना कि जी बिजनेस कर लो, बच्चों को स्कूल भेज दो, भाई जो बेसिक जिम्मेदारियां हैं जिनकी वजह से आपके पास प्रो ग्रोथ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, आपकी रियासत ऐसा माहौल पैदा करे
जहां फिरपो साहब और इख्तियार भाई साहब बिला दरीग पैसा लगाएं, क्योंकि उनको पता हो कि रिटर्न भी मिलेगा, ह्यूमन रिसोर्स भी मिलेगा और एक्सपोर्ट्स भी जो है वो आगे मैं पहले इनके पास चले जाऊं, वरना फिर वो रुक जाएंगे। अगर हम रुक जाएंगे तो मसला हो जाएगा। मुझे ऑनेस्टली बताएं, इस वक्त जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात करता है, कहाँ खड़ी है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट? बिल्कुल, और जो खासतौर पे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो अब इन्वेस्टमेंट की हम बड़ी बात करते हैं शमी फिरपो साहब की, जनाब इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है या इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है पाकिस्तान को क्या कुछ मिल रहा है, ठीक है। और दूसरा वही मेरी बात जो जिस पे मैं फोकस हूँ बहुत ज्यादा, कि अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो क्या हम अपने बच्चों को गलत हाथों में जाने दें? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो कोई बात ही ना हुई कि अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो बच्चों को गलत हाथों में जाने दें। इसके लिए तो हम सब पे जिम्मेदारी आयद होती है कि उसके लिए कोई ना कोई काम करें और उसके बाद फिर उनको इस तरफ राग़िब करें। लेकिन सूरत हाल ये दरअसल कि जब कोई कान बंद करके बैठ जाए, देखिए मेरी बात सुने, हमारा काम तो आवाज़ देना है। हर वक्त हम मुस्तकिल ऐवानों के दरवाजे खटखटा रहे हैं कि देखें ये पॉलिसी गलत हो रही है, इसके ऊपर हम इस तरफ नहीं इस तरफ जा रहे हैं और इसको सर जमहूरियत है, आपके वोटों से हुकूमत आई है सर वो अब मैं इसके ऊपर बोलना नहीं चाहता, अब इसी पर इसके ऊपर बोलना नहीं चाहता कि हुकूमत किस तरह आई है, आपको पता है। जाफर को डर गए, बिजनेस को और सियासत को हम एक जगह ना करें, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे सिस्टम क्या है, सिस्टम की खराबी की वजह से कौन लोगों को किन को लाना चाहते हैं और कौन आ जाते हैं, ये सबको पता है, तो उसमें बोलने की जरूरत नहीं है मेरा ख्याल है। लेकिन मैं फिर आपसे अर्ज करूंगा कि जब तक स्टेक होल्डर्स को साथ बैठ के उनके साथ बैठ के बात नहीं की जाएगी और उनके एतमाद में नहीं दिया जाएगा, उनके साथ जो मुश्किलात हैं उन मुश्किलात को दूर नहीं किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। क्योंकि जो भी आप देखें ग्राउंड रियलिटी कुछ और है और कहा कुछ और जाता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये जरूर है कि सीपैक जो आया है एक बहुत बड़ा मंसूबा है, उसकी वजह से हमारा कम से कम परसेप्शन चेंज हो गया कि जो पाकिस्तान की तरफ लोग एडवाइस करते थे कि आप ट्रेवल ना करें, हमारे होटल जो है खाली पड़े रहते थे कराची में और 4-4 हज़ार रुपए में कोई कमरा लेने के लिए तैयार नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरी है कि 14-15 हज़ार रुपए में कमरा नहीं मिल रहा, यानी होटल भरे हुए। उसकी वजह सिर्फ ये है कि इसमें पाकिस्तान ये चाइना की पाकिस्तान की फ्रेंडशिप है, उसने एक अच्छा कदम उठाया और उसके बाद ये मंसूबा तो बहुत पुराना था लेकिन अब उसके अंदर अमली रंग अब दिया गया और उसके बाद फिर ये हुआ कि जब जोक दर जोक वो चाइनीज आना शुरू हुए तो लोगों की निगाहें भी फिर इस तरफ लगी और उन्होंने उसके अंदर अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया कि भाई हमें भी इससे अभी आगाज है, अभी आप बिल्कुल आगाज में ही आप देखते हैं ना अभी आगे जैसे गाड़ी चलेगी आपका। लेकिन देखिए चावल के एक दाने से देख के अंदाजा होता है कि क्या पोजीशन है, तो पोजीशन हमें अच्छी नजर आती है इस वजह से कि हमारी अफवाज उसके अंदर शामिल है, खासतौर से उनके कमिटमेंट है कुछ, और इस वजह से लोगों को थोड़ा सा भरोसा हो गया कि भाई ये होगा तो बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। ठीक है, मिर्जा इख्तियार बेग साहब यूथ की बात करें, आप जरा आखिर में यूथ की बात करें कि उसके उसे हमें बचाना है ना, मुश्किल बैठे हुए यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम में फोकस हमारा नौजवान ये है। जी देखिए, एक चीज़ मैं समझता हूँ अगर मैंने शेयर नहीं की तो मैं बड़ा अनकंफर्टेबल फील करूँगा। हमने इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज की बात की, जो इश्यूज हैं, एक और इशू है हम 3 निज़ाम तालीम को साथ लेके चलते हैं। एक है जो रिलीजियस है, वो सिर्फ मजहब की तालीम के जेवर से आरस्ता से आगे कुछ नहीं पता, वो कंप्यूटर लिटरेसी भी उसकी और नेशनल एक्शन प्लान आया, दूसरा जो है रिफॉर्म्स नहीं हुई, दूसरा जो है वो येलो स्कूल्स हैं जो बेचारे वहाँ पे पास कर लेते हैं लेकिन वो इतनी एक्सपर्टीज नहीं हासिल कर पाते कि बड़े इदारे उनको ले सकें या वो बाहर एडमिशन मिल सके। तीसरा हमारा जो है वो ओ लेवल ए लेवल, उससे पहले गली मोहल्ला स्कूल भी है, सही ना, उससे पहले गली मोहल्ला इंग्लिश मीडियम स्कूल भी आया हूँ, अच्छा उसको भी येलो में ना लेके जाए। लेकिन तीसरा जो है जो ओ लेवल ए लेवल है, जो बच्चे जाते हैं फिर बाद में एफ्लुएंट क्लास जिसको कहते हैं, मैंने बिल्कुल सही कहा, जो बाहर आइवरी लीग यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं और फिर आते हैं तो बैंकों में और बड़े बड़े इदारों में उनको सीनियर पोजीशन पे जॉब्स मिलती है। हमने अपने यूथ को 3 तबकों में बांट दिया, 3 जहन, 3 फिक्रें, 3 सोच साथ साथ चल रहे हैं। 3 तबकों का पाकिस्तान, आप ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं है। इससे आपके माशरे में तबकाती फर्क जो है आपने इतना बड़ा बना दिया बढ़ता जा रहा है और इंफिनिटी कम्प्लेक्स होता है। एक इंग्लिश मीडियम को उर्दू मीडियम इंटरव्यू किया था, थोड़ी देर में देख के कहते हैं मेरा तो होना ही नहीं है, वो बचाला चला जाता। मेरा कहने का मकसद है लंदन में भी मैं वहाँ जाता हूँ, आता हूँ, रहता हूँ, पब्लिक स्कूल प्राइवेट होते हैं, ये नहीं है कि वहां पे नहीं है, लेकिन 19-20 का फर्क, 18-20 का फर्क,
10 और 20 का फर्क नहीं होता। और मेजॉरिटी वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, गवर्नमेंट मेजॉरिटी। और वहाँ गवर्नमेंट, क्योंकि तालीम अच्छी है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अब हमने एक तो कराची की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की, तो ओनरशिप लें, और ये यूथ की जो बात करते हैं, फर्स्ट सिटीजन राइट की बात है, जो आपने स्कूल की बात की ना, असल में बात है फर्स्ट सिटीजन राइट की। जब हम फर्स्ट हर एक को फर्स्ट सिटीजन समझेंगे ना, तो ये खुद ब खुद चाहे तालीम हो, चाहे सेहत हो, चाहे इंसाफ का निजाम हो, ये सब सॉल्व होंगे। आपके बात कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है। आप अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए है कि इंडस्ट्री को जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, और आप जो खेप निकाल रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और 3 तबकाती फर्क पैदा करके 3 सोचे माशरे में डाल दी। मजहब ये समझता है ये तो बिल्कुल गलत है, काफिर है ये तो, वो ये समझता है कि पागल आदमी है, उसको कंप्यूटर भी नहीं। एक और दिलचस्प बात की तरफ मैं जाना चाहता हूँ, वो ये है कि थोड़ा सा जो मैंने बात की कि नौजवानों को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जो लोग नौजवानों को इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें भी खुला छोड़ा हुआ था। ये भी एक बड़ा मसला है। एक जुमला मेरा आखिरी है ये, फाटा वजीरिस्तान में जहाँ बच्चों में फैमिली में 4-4 बच्चे होते हैं, एक बच्चा वालिद खुशी से जिहादी तंजीमों को दे देता है, क्योंकि वो वादा करते हैं ट्रेन में कि इन 3 बच्चों को वक्त पे रोटी, कपड़ा और वो जो भी जरूरतें मिलेंगी, और वो बच्चा, उसे पता है कि या तो खुद का बम्बार बनाएंगे और किसी चीज के लिए तो ले नहीं रहा है। तो और ये सिलसिला चल रहा है, बेरोजगारी है ना। अगर कौन बाप चाहेगा, माँ चाहेगी एक बच्चे को ये सोचते हुए दे दे कि दोबारा उनके पास ये बच्चा नहीं आएगा। ये आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल हमें उनको बचाना है। हमने उनको बचाना इसलिए है कि रोजगार के मौके पैदा करें, और रोजगार नहीं करेंगे ये बात तो जायज है ही नहीं। ये जो सख्ती हुई है कि जिन लोगों को खुला छोड़ा हुआ था और वो बच्चों को, नौजवानों को इस्तेमाल कर रहे थे, अब उन पर भी जो ऑपरेशन हुआ है, फर्क पड़ा है। जिम्मेदारी है भाई बहन, देखें कि कोई बच्चा गलत तरफ जा रहा है तो वालिदैन को बताएं। मैं आपसे लिटरली आपके तवज्जुह से हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि ये जो हमने सारा मलबा डाल दिया ना कि शायद मदारिस के बच्चे जो हैं वो इस तरफ राग़िब हो रहे हैं, वहाँ पे भी रिफॉर्म की ज़रूरत है। लेकिन प्लीज़ जाइए और मालूम कीजिए, ऑडिट कीजिए कि हमारी जामियात में क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह के जहन बनाए जा रहे हैं, और वो जामियात के बच्चे आपके सामने जो वो जामियात के बच्चे की चीजों में मुलव्वस हैं। मेरा ख्याल है कि जो एक विजन चाहिए होता है ना, एक स्टेट विजन चाहिए होता है कि हमें अपनी सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स को, जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो हमारी यूथ है, उसको घेर कर किस तरफ ले जाना है, और वो इस वक्त हमारी निगलेक्ट की वजह से किस तरफ ये जो कराची ऑपरेशन हुआ शमीर फिरपोज साहब, इससे आप समझते हैं कि इससे बहुत फर्क पड़ा है, और वो लोग जो फल जो था या दरख्त जो बहुत बड़ा बन गया था उसको कंट्रोल किया गया। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मेरा ख्याल है हर आदमी कहेगा कि भाई अच्छा कंट्रोल किया है, लेकिन जिस तरह से वापस से उसके अंदर स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है और उसके ऊपर कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही, बल्कि आंखें बंद करके ये बात कही जा रही है तो मीडिया हाइप क्रिएट कर रही है। मैं ये समझता हूँ जब तक हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे और उन चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे, ये मामला फिर कहीं उसी तरफ ना चले। और उसके लिए जरूरी है कि थाना रिफॉर्म की जरूरत है। जी जी बिल्कुल, 100% बिल्कुल सही है। क्योंकि रेंजर्स जो है अभी जो पाकिस्तान रिफॉर्म प्रोजेक्ट की जरूरत ऑफ कोर्स सब चीजों में आ जाए। अभी आप देखें कि आईजी साहब जो आए थे कराची चैम्बर में, तो उन्होंने यही कहा कि 1861 के निजाम पे आप हमें चला रहे हैं और उसके बाद फिर आप रखते हैं कि 21वीं सदी का रिजल्ट दें आपको। मुशर्रफ रिफॉर्म्स लाए थे, कमीशन की सिफारिशें दी गई, वही तो मसला है ना हमारे यहाँ, जो एक आता है वो दूसरे के आगे। उसमें मसला ये भी है ना कि जहां पर मैं ये समझूंगा, अगर मैं टॉप पे बैठा हुआ हूँ कि ये इदारा ठीक करने से सबसे पहले मैं ही इसका निशाना बन जाऊंगा, तो मैं कभी ठीक नहीं करूंगा। तो कराची ऑपरेशन के साथ क्या हुआ, जब सियासी जमातों की दरवाजे खटखटाए गए तो कराची ऑपरेशन बुरा लगने लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम डिफरेंट कम्युनिटीज में और यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप तीनों शख्सियात से। मिर्जा अख्तियार बेग साहब, आप तो तशरीफ लाए थे अभी यूनिवर्सिटी, और आप कराची यूनिवर्सिटी तशरीफ लाए थे। डॉक्टर मोहम्मद बकाई साहब हमें टाइम नहीं दे रही है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में कि हम हमारे साथ जाएं। हम आपकी यूनिवर्सिटी आएंगे, खैर अब ये ज्यादा बेहतर बात रही। और IBM में हम जाएंगे, वहाँ पर ज़रूर प्रोग्राम करेंगे। और अगर डिफरेंट कराची की यूनिवर्सिटीज़, कम्युनिटीज़ जो चाहती हैं कि हम उनके पास आएँ, उनके साथ प्रोग्राम करें, ग्रैंड लेवल पे करें, आपके ख्यालात, आपके जज्बात जो हैं हम मीडिया पे लेकर आएँ, तो हमें आप रब्ता कर सकते हैं हमारे ईमेल के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए। आपसे इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। रिजवान जाफ़र को अपनी दुआ में याद रखिएगा, इन सबको भी आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।